नमस्कार, मेरा नाम है ललित किशोर और अपनी आवाज़ में किरदारों की बात कहता हूँ। दोस्तों, आज हम सुनेंगे कहानी चीफ की दावत। इसे श्री भीष्म साहनी ने लिखा है। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पहुंचने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने उलझे हुए बालों का जुड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सूखी पाउडर को भूले और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पे सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ, मेज, टिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ ने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया। मिस्टर सामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खाकर शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल गई, जो वे सो गई और नींद से खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को ये कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ ने कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनाने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वे जाने। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे से खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी, दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल रहा है। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, हाँ, आज कुछ मुझे खाना नहीं है बेटा, तुम तो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तक तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाएं तो तुम गुस्ल खाने में रास्ते में बैठक में चली जाना। माँ वाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी से सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटों की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर जा निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियाँ होंगी, और कोई गुस्ल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी से उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर बैठे हैं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी, और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, नहीं वे खड़ाऊ पहनकर सामने आना कि इस दिन तुम्हारी वे खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। सामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालक उनके हाथ में था। कुंटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर हो, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो, सामनाथ को चिंता थी।
कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोली, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये माँ का झमेला ही रहेगा, उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा। कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कहूँ कि कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओर में छिपाए पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया वूड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक्य शामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छोड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इसमें पढ़ाई वढ़ाई का क्या तल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, लडोरा तो नहीं लौट के आया, जितना दिया उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। सामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना, अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात कर जवाब दे देना। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं, वे नहीं पूछेगा। रात बसते बसते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उससे कुछ पूछा तो वे क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी, ये तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े में विधवा सहेली के घर चल जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटका कर वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ट्रिक कामयाबी से चले जाए। शामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मैम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिज़ाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रोब दिखाते थे, यहाँ पर उतने ही दुष्ट पुरवर हो रहे थे। उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और शामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ से ऐसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर को सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज़ आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खर्राटे और भी गहरे हो जाते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर से दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक रहा था और माँ के झर्रे हुए बाल आधे गंदे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही सामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दी, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियाँ हंसती कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी और सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन को देखने लगी। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ, तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही। और खिसियाई नजरों से सामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथों को जोड़े, मगर एक दुपट्टे से अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। सामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी,
घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। सामना दिल ही दिल जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाहट। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, ठीक हूँ, खैरियत से हो। माँ कुछ गड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सुखचाते बोली, हु डू डू। एक बार फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चेखने लगे थे। सामनाथ के मन को क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए, बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती हो। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टिकटिकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान कहाँ भी कोई टालता है। साहब ने इतनी रीत से कहा, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मान जाएंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है। वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो पत्थर अनाना दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लहजे में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना का सवाल ही नहीं उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लर्जती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरी अग्नि माए, हरी अग्नि बहने, हरी आते भागी बरिया है। देसी स्त्रियां खिलखिलाकर हंस उठी। 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटने बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है। सामनाथ खुशी में झूमते बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का वेट करूंगा, आपने देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मानता। पंजाबियों के घर में क्या बनता है, औरतें खुद क्या पहन बनाती हैं। सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारी क्या। सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को एक फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी फुलकारी बना दोगे ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब से बोले, वे जरूर बांधेगी, आप उसे देखकर खुश हो गए। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर उड़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर बैठी और सबकी नजरें बचाती हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों से छल छल आंसू बहने लगे। वे दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती, पर हर बार वे बार बार उमड़ाते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ाया। माँ ने बहुतरे दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही न थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखती जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर पर भी छा चुकी थी। केवल रसोई से पलटे हुए खड़कने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई। माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्या उन्हें नींद आ गई, क्या वे उमने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया। माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ी और माँ को आलिंगन से भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा
तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झुकना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल आ गए। उनकी बाहें माँ के शरीर से हट गई। क्या कहा माँ, ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया यार। सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा, बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी। जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लोगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब से तुमने सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के क्यों चली जाओगे। मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती हो साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे कोमल की ओर देखते बोली, क्या तेरी तरक्की होगी। क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा। क्या उसने कुछ कहा है। कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझसे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों से हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा। तरक्की हो यूँ ही हो जाएगी। साहब खुश को रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाला और थोड़े ही है। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसा बन पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। मिस्टर सामनाथ, अब सो जाओ माँ, कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गई। जी, इसी के साथ ये कहानी भी पूरी हुई। मिलेंगे नई कहानी के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।